क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सारी परेशानियाँ, चाहे वो आपका गुस्सा हो, आपकी शर्म हो या वो रिश्ते जो आप निभा नहीं पा रहे, इन सब की वजह आपका बचपन नहीं है? अजीब लगा ना? क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है, मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं गुस्सैल हूँ क्योंकि पापा कभी गुस्सैल थे। मुझे लोग पसंद नहीं करते क्योंकि बचपन में मुझे बुली किया गया। लेकिन एक किताब है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जो कहती है ये सब बहाने हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अभी इसी पल पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपका पास्ट मायने नहीं रखता। अगर ये सुनकर आपको थोड़ा गुस्सा आया तो रुकिए मत। यही तो इस किताब की शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कारम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने जापान में बेस्ट सेलर बनकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। लेखक हैं इचिरो किशिमी और फुमितेके कोगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब एक फ़िलोसफ़ी की टेक्स्ट बुक नहीं है। ये लिखी गई है एक डायलॉग के रूप में। जैसे प्लेटो ने सुकरात के संवाद लिखे थे, वैसे ही यहाँ भी दो किरदार हैं। एक है एक युवा स्टूडेंट, गुस्सैल, कंफ्यूज्ड, अपनी ज़िंदगी से नाखुश। वो मानता है कि लोग नहीं बदल सकते, कि दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है, कि खुशी बस एक कल्पना है। और दूसरे हैं एक फिलोसोफर, शांत, धैर्यवान और एक ऐसी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे कहते हैं एडलरियन साइकोलॉजी, यानी एल्फ्रेड एडलर के विचार, जो फ्रॉइड और जंग के समकालीन थे लेकिन उतने फेमस नहीं हुए। हालांकि उनकी सोच शायद उन दोनों से भी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी थी। पूरी किताब इन दोनों की बहस है। स्टूडेंट हर बात पर सवाल उठाता है, फिलोसोफर हर सवाल का जवाब देता है, और यही बहस आपकी और मेरी सोच को हिला देने वाली है। तो चलिए हम भी उस कमरे में चलते हैं जहाँ ये बहस हो रही है। चैप्टर 1, ड्रामा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक शाम फिलोसोफर के घर में। स्टूडेंट गुस्से में अंदर आता है और सीधा सवाल दागता है, आप कहते हैं दुनिया सिंपल है, लोग कभी बदल सकते हैं और हर कोई खुश रह सकता है। मुझे ये बचकानी बात लगती है। फिलोसोफर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, दुनिया सिंपल है और खुशी हर किसी के लिए मुमकिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीना आसान है। यहीं से शुरू होती है असली बहस। स्टूडेंट अपना एक दोस्त का उदाहरण देता है, एक लड़का जो सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। स्टूडेंट कहता है उसके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ था, शायद पेरेंट्स की वजह से ट्रॉमा हुआ, इसलिए वो अब बाहर नहीं निकल पाता। ये वही सोच है जो हम सब रखते हैं ना, फ्रॉइड की सोच कि हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट का नतीजा है। इसे कहते हैं इटियोलॉजी, कारण की खोज, यानी मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि पहले ऐसा हुआ था। लेकिन फिलोसोफर यहाँ एक बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं एडलर की सोच बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं टीलियोलॉजी, यानी लक्ष्य की खोज। एडलर कहते हैं वो लड़का कमरे से बाहर नहीं निकलता इसलिए नहीं कि उसके साथ अतीत में कुछ हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका एक मकसद है, बाहर ना निकलना। और वो ट्रोमा को, वो पास्ट की घटना को सिर्फ एक बहाना बना रहा है ताकि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, ताकि उसे घर में सुरक्षित महसूस हो, ताकि उसे बाहर की दुनिया का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट भड़क जाता है। वो कहता है, आप उसके दर्द को नकार रहे हैं, ये तो बहुत क्रूर बात है। फिलोसोफर शांति से जवाब देते हैं, एडलर का मशहूर कथन है, कोई भी अनुभव अपने आप में सफलता या असफलता का कारण नहीं होता। हम अपने अनुभवों को जो मतलब देते हैं उसी से हम खुद को परिभाषित करते हैं। यानी क्या हुआ वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने उसे किस नज़र से देखा और आज आप उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। यहाँ फिलोसोफर एक ज़बरदस्त लाइन कहते हैं जो पूरी किताब की नींव है। कोई भी
ट्रॉमा से पीड़ित नहीं होता। हम अपने अनुभवों में वो मतलब ढूंढ लेते हैं जो हमारे मकसद के अनुकूल हो। सोचिए इसके बारे में। अगर ये सच है तो इसका मतलब है आप जो भी हैं वो आपके पास्ट की वजह से नहीं, बल्कि आपकी आज की चॉइस की वजह से है। आप कल पूरी तरह बदल सकते हैं। स्टूडेंट थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये विचार एक साथ आज़ादी भी देता है और डराता भी है। आज़ादी इसलिए क्योंकि पास्ट अब बहाना नहीं रहा, और डर इसलिए क्योंकि अब बदलाव ना होने की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी है। चैप्टर 2, सारी परेशानियाँ रिश्तों से आती है। अगला सवाल जो स्टूडेंट पूछता है वो है, अगर मैं ट्रॉमा की वजह से ऐसा नहीं हूँ तो फिर मैं क्यों हूँ? फिलोसोफर कहते हैं, एडलर का मानना था सारी परेशानियाँ इंसानी रिश्तों की परेशानियाँ हैं। चाहे वो जलन हो, गुस्सा हो, शर्मिंदगी हो, कमतरी का एहसास हो, हर चीज़ की जड़ में है दूसरों से तुलना, दूसरों की अप्रूवल की चाहत या दूसरों से डर। यहाँ एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बनाम इन्फीरियोरिटी फीलिंग। फिलोसोफर समझाते हैं हर इंसान में कमतरी का एहसास होना नॉर्मल है। एडलर खुद बचपन में बहुत कमज़ोर और बीमार बच्चे थे। उन्होंने कहा ये एहसास हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसे कहते हैं हेल्थ स्ट्राइविंग। लेकिन जब इंसान इस एहसास को बहाना बना लेता है, मैं छोटा हूँ इसलिए सफल नहीं हो सकता, मेरी पढ़ाई कम है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये बन जाता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी एक झूठा कैजुअल रिलेशनशिप, एक बहाना। और फिर एक और मज़ेदार चीज़ आती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी जब कोई अपनी कमतरी को छुपाने के लिए नकली तरीके से खुद को बड़ा दिखाने लगता है। महंगे कपड़े, बड़ी उपलब्धियों के डींगे या दूसरों को नीचा दिखाना। स्टूडेंट बीच में टोकता है, तो फिर कंपटीशन अच्छी चीज़ नहीं है? और यहाँ फिलोसोफर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। एडलर कंपटीशन के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे जब हम जिंदगी को एक कंपटीशन समझते हैं तो दूसरे लोग हमें दुश्मन लगने लगते हैं। हम हर वक्त सोचते हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसकी जगह एडलर कहते हैं सबको एक हॉरिजॉन्टल नज़रिए से देखो, ऊंच नीच के नज़रिए से नहीं। हर इंसान अलग है पर बराबर है, कोई आपसे ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। फिर फिलोसोफर एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताते हैं, गुस्सा एक चुना हुआ टूल है। वो एक कहानी सुनाते हैं। एक वेटर ने गलती से किसी की शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी और वो आदमी अचानक चिल्लाने लगा। फिलोसोफर कहते हैं उस आदमी को गुस्सा पहले से नहीं था, उसने गुस्से को इन्वेंट किया ताकि वो अपनी बात मनवा सके, चीख कर अपना दबदबा बना सके। स्टूडेंट गुस्से में कहता है ये गलत है, गुस्सा तो बेकाबू भावना है, ये आपने नहीं चुना, ये तो अपने आप आता है। फिलोसोफर शांति से पूछते हैं, अगर आप अपनी बेटी पर चिल्लाते वक्त पुलिस का फ़ोन आ जाए तो क्या आपकी आवाज़ अचानक शांत नहीं हो जाती? स्टूडेंट चुप हो जाता है क्योंकि ये सच है, हम गुस्से को कंट्रोल कर ही सकते हैं, बस सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 3, दूसरों के काम में दखल मत दो, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। अब आती है किताब का सबसे मशहूर और सबसे पावरफुल कंसेप्ट, सेपरेशन ऑफ टास्क, यानी काम का बंटवारा। फिलोसोफर एक उदाहरण देते हैं, एक बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करता, पेरेंट्स चिंता में हैं। फिलोसोफर कहते हैं पहला सवाल पूछो, इसका नतीजा आखिर में किसको भुगतना पड़ेगा? अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो नतीजा बच्चे को भुगतना पड़ेगा, ना कि पेरेंट्स को। तो पढ़ाई करना या ना करना ये बच्चे का काम, टास्क है, पेरेंट्स का नहीं। स्टूडेंट हैरान होकर पूछता है तो क्या पेरेंट्स को बस चुपचाप बैठे रहना चाहिए? फिलोसोफर कहते हैं नहीं, लेकिन फ़र्क समझो, दखल देना, इंटरफेयरिंग, और मदद के लिए मौजूद रहना, बीइंग अवेलेबल, दोनों अलग चीज़ें हैं। आप बच्चे को बता सकते हैं कि आप उसकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है, लेकिन आप उसका काम अपने ऊपर नहीं ले सकते। जैसे घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो पर
पानी पिला नहीं सकते। यही सिद्धांत हर रिश्ते पर लागू होता है और यही फिलोसोफर एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद इस पूरी किताब का सबसे ताकतवर वाक्य है। सारे इंसानी रिश्तों की परेशानियां तब शुरू होती हैं जब हम दूसरों के काम में दखल देते हैं या दूसरे हमारे काम में दखल देते हैं। फिर आता है वो हिस्सा जिसकी वजह से इस किताब का नाम पड़ा, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। फिलोसोफर पूछते हैं, क्या आप दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए जीते हैं? क्या आप डरते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर हाँ, तो समझ लीजिए दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनका काम है, आपका नहीं। स्टूडेंट चिल्लाकर कहता है, ये तो बेहद स्वार्थी सोच है। अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो समाज तबाह हो जाएगा। फिलोसोफर मुस्कुराते हुए समझाते हैं, ये स्वार्थी नहीं है, ये सिर्फ ये समझना है कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते अगर वो खुद खुश नहीं होना चाहता, और आप किसी को नाराज़ होने से नहीं रोक सकते। आप सिर्फ अपने काम, अपने विचार, अपने फैसले, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी आप सच में आज़ाद होते हैं। और यही है असली करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने की हिम्मत। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर बुरा व्यवहार करें। इसका मतलब बस इतना है, जब आप वो करें जो सही लगे और कोई आपकी उसके लिए नापसंद करे तो वो उनका काम है, आपका नहीं। आपने अपना काम कर दिया है। चैप्टर 4, सारा केंद्र, खुद मत बनाओ, कम्युनिटी फीलिंग। अब सवाल आता है, अगर मैं दूसरों की अप्रूवल की परवाह नहीं करूं तो क्या मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा? फिलोसोफर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। दरअसल सेपरेशन ऑफ टास्क सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली मंजिल है कम्युनिटी फीलिंग, यानी सामुदायिक भावना। ये महसूस करना कि आप एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं और आपकी वहाँ जगह है। यहाँ वो एक ज़बरदस्त फ़र्क समझाते हैं, खुद को स्वीकार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और खुद पर विश्वास करना, सेल्फ अफर्मेशन में अंतर। सेल्फ अफर्मेशन है खुद को झूठा दिलासा देना, मैं कर सकता हूँ कहते रहना, भले वो सच ना हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस है अपनी कमियों को स्वीकार करना और फिर सोचना, इसी चीज़ के साथ मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। फिर आती है ट्रस्ट वर्सेस कॉन्फिडेंस की बात। फिलोसोफर कहते हैं, जब हम किसी शर्त के साथ भरोसा करते हैं, जैसे मैं तुम पर भरोसा करूँगा अगर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, ये कॉन्फिडेंस है, कंडीशनल है। लेकिन असली ट्रस्ट अनकंडीशनल होता है, बिना किसी शर्त के, बिना सबूत मांगे। स्टूडेंट पूछता है, तो अगर मैं बिना शर्त भरोसा करूं और सामने वाला मुझे धोखा दे दे? फिलोसोफर जवाब देते, ये दूसरे व्यक्ति का टास्क है, आपका नहीं। आपका टास्क सिर्फ इतना है कि आप कैसे रिश्ता निभाना चाहते हैं, और इसी अनकंडीशनल ट्रस्ट से रिश्तों में गहराई आती है। फिर आता है तीसरा, कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन, यानी योगदान। फिलोसोफर कहते हैं, इंसान को सच्ची खुशी तब मिलती है जब वो महसूस करता है, मैं किसी काम का हूँ, आई एम ऑफ यूज टू समवन। और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। योगदान करने के लिए आपको कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जिंदा रहना, सुबह उठना, अपने परिवार के साथ मौजूद होना, ये भी योगदान है। एडलर का एक और जेम यहाँ आता है, तारीफ़ और सज़ा दोनों की आलोचना। फिलोसोफर कहते हैं, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, गुड जॉब, वेल डन, तो असल में हम उसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं, जैसे कोई बड़ा किसी छोटे को शाबाशी दे रहा हो। यह एक वर्टिकल रिलेशनशिप बनाता है। इसकी जगह एडलर कहते हैं, बस थैंक यू कहो। शुक्रिया कहना हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बनाता है, बराबरी का रिश्ता, ना कि ऊंच नीच का। चैप्टर 5, यहीं अभी में जियो, लीव इन द हियर एंड नाउ। आखिरी हिस्से में फिलोसोफर सबसे गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, ज़िंदगी को एक लंबी लाइन की तरह मत देखो। यहाँ आज आप कल के लिए तैयार कर रहे हो और कल परसों के लिए। ज़िंदगी को डांस की तरह देखो। जब आप डांस करते हैं तो आप अभी वाले पल में होते हैं, अगले स्टेप की चिंता नहीं करते।
हर पल अपने आप में पूरा होते हैं। इसे कहते हैं यहाँ और अभी में जीना, लिविंग इन द हेयर एंड नाउ। फिलोसोफर कहते हैं बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भविष्य में कभी खुश हो जाऊंगा के इंतज़ार में गुजार देते हैं, जब नौकरी लग जाएगी तब, जब शादी हो जाएगी तब, जब पैसे आ जाएंगे तब। लेकिन खुशी कोई मंजिल नहीं, वो हर कदम में है। और सबसे आखिर में फिलोसोफर एक आखिरी सवाल का सामना करते हैं। स्टूडेंट पूछता है, अगर ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद, कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है तो फिर हम क्यों जिए? फिलोसोफर का जवाब है, ज़िंदगी का कोई सामान्य मीनिंग नहीं होता, आप खुद अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देते हैं। और वो मीनिंग सिर्फ एक चीज़ से आता है, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, दूसरों के लिए योगदान की भावना। आखिरी में वो एक बेहद खूबसूरत लाइन कहते हैं, अगर हर कोई अपना काम में लग जाए और दूसरों को भी अपने उनका काम करने की आज़ादी दे तो दुनिया इसी वक्त आसान हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। यानी बदलाव के लिए किसी क्रांति की ज़रूरत नहीं, बस आपको अपने अंदर बदलने की हिम्मत चाहिए। और उस हिम्मत का नाम है नापसंद किए जाने की हिम्मत। तो दोस्तों, यही थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब की पूरी यात्रा। अगर मैं इसे 3 लाइनों में समेटूं तो पहला, आपका पास्ट आपका प्रेजेंट डिसाइड नहीं करता, आप जो हैं वो आज की अपनी चॉइस से हैं। दूसरा, आपकी सारी परेशानियां रिश्तों से जुड़ी है और इसका हल है अपना काम अपने पास रखो, दूसरों का काम दूसरों के पास। तीसरा, असली आज़ादी तब मिलती है जब आप दूसरों की अप्रूवल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने सही होने पर भरोसा करते हैं, चाहे इसके लिए आपको नापसंद ही क्यों ना किया जाए। अब सच बताऊं, ये सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है। शायद यही तो इस किताब की खूबसूरती है। ये आपको आराम नहीं देती, ये आपको सवाल करने पर मजबूर करती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप सच में नापसंद किए जाने की हिम्मत रख सकते हैं? मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने टास्क पर फोकस करते रहिए।